जल प्रदूषण जो है एक सवाल इसमें से आता है कि इसके जो सोर्स है, स्रोत है, वे कौन से स्रोत है, इसके कहाँ से जल प्रदूषण होता है। तो इसमें जो है दो भागों में इसका बढ़ता है, एक तो बिंदु स्रोत, एक अबिंदु स्रोत। बिंदु स्रोत जो है पूर्ण रूप से जो जल प्रदूषण को पूर्ण रूप से जो प्रदूषित करते हैं। बिजली घर देखो तुम लोगों ने जो नदियों के नहरों के किनारे जो है बड़ी बड़ी जो नहर है, नदियां है, उनके किनारे जो है पर बिजली घर लगे हुए हैं, तो वे जल को प्रदूषित करते हैं। भूमिगत कोयले की खदानें और तेल के कुएं, ये जो तेल के कुएं समुद्र के अंदर रहते हैं, जब तेल रिश्ता है तो उनकी परत जो है जल के ऊपर फैल जाती है और कैडमियम पदार्थ निकलता है। कैडमियम पदार्थ जो है वो समुद्री जीव जंतुओं को जो है हानि पहुंचाता है। ठीक है ना। तो ये जो है बिंदु स्रोत है। बिंदु स्रोत है खेत, बगीचे, निर्माण स्थल, जल भराव, सड़कें, गलियां और कारखाने। ये जो है ये बिंदु स्रोत है। ये जो है दोनों के दोनों जो सोर्सेज है ये जल को प्रदूषित करते हैं। सबसे मेन चीज क्या है, एक सवाल आता है इसमें कि जल प्रदूषण कौन कौन से होते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के यौगिक जो इलिक्साइड से बने हुए जो पदार्थ होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सवाल आता है पेपर में कि किस इसमें कौन सा जल प्रदूषण है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये जो है मुख्य रूप से जल को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा जो है समुद्र में जो तेल बताया मैंने, जो धातु है भारी, रेडियोधर्मी पदार्थ जो अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है, ये सब जो है कहीं ना कहीं जल को प्रदूषित करती है। उसके बाद रोग होगा ये अतिसार, हैजा, टाइफाइड, पीलिया और हेपेटाइटिस। ये जल को अगर गंदा जल पियोगे तो आप इस रोग के ग्रस्त हो जाओगे। इसलिए आपका जो जल है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। और जल की शुद्धता मापी जाती है जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा से। जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जितनी बेस्ट होगी तो जल उतना ही शुद्ध होगा। अभी तुम लोगों ने देखा होगा सभी के यहाँ प्योर वाटर वगैरह लगे हुए हैं, वाटर कूलर, तो उसमें जो है जल की मात्रा की जो शुद्धता बनी हुई है। जो आप नल वगैरह हमारे यहाँ लगे हुए थे, पीलापन उनके अंदर आ जाता है पानी के अंदर, तो वो जो है उसके अंदर क्या है, वो जो है जल प्रदूषित है, वो नहीं पीना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस अगर आपको हो जाता है तो आपको पता है ब्लड की जो स्थिति है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, पतला हो जाता है, विटामिन जो है के की कमी हो जाती है, थक्का बनना बंद हो जाता है और एक धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर कमजोरी पैदा हो जाती है। शैवाल जो काई होती है, वो काई जो है जब पानी जो गंदा होता है ना, पानी ठहर जाता है तो उसके ऊपर आप लोग देखा होगा हरी हरे शैवाल से आ जाते हैं। वे शैवाल क्या करते हैं, वे जो है जल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका अपघटन कर देते हैं। जल के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, जल का सूत्र क्या है, H2O, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक अणु से मिलकर जल का निर्माण हुआ है। तो वो क्या करता है, शैवाल जो है वे क्या ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं जल के अंदर। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी जल के अंदर तो जल क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। जो जलीय जंतु है वे मृत होने शुरू हो जाएंगे। समझ में आया। जो जहाँ खाई जो होड़ वगैरह हम लोग देखते होंगे तो काई जमी रहती है वहाँ पे, तो उसके अंदर जो जीव रहते हैं वे ऑटोमेटिकली मृत हो जाते हैं, क्योंकि वे जो शैवाल है वे क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं जल के अंदर से। दूसरा क्रोमियम और कैडमियम, ये जो है समुद्री जंतु के मृत्यु का कारण होते हैं। ये आर्सेनिक लैंड जंतु और पादप दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये था आपका जल प्रदूषण। ठीक है ना। अब ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में एक बात है, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल से। डेसिबल से, और जो है 55 से 60 जो है डेसिबल, ये जो है सामान्य ध्वनि होनी चाहिए बातचीत की। वार्तालाप हम लोग करते हैं ना आपस में, तो 55 से 60 डेसिबल होती है। अंतरराष्ट्रीय मानक इसका 40 डेसिबल का। अंतरराष्ट्रीय मानक में कहा जाता है कि 40 डेसिबल की ध्वनि जो है सबसे संतोषजनक होती है, जिसे हम लोग आपस में बात करते हैं। अगर 55 से नीचे है 50-45 तो फुफुसिया ध्वनि, धीरे धीरे जो बात करता है आदमी, धीरे धीरे से बात करते हैं, तो उसकी 45-50 होती है। और मैक्सिमम जो है हमारे कानों की जो क्षमता होती है ना, वो मैंने ऑलरेडी बताया था 90 डेसिबल तक हम लोग कान सुन सकते हैं। और उसके बाद अगर इससे ज़्यादा आवाज़ है तो बस समस्या पैदा हो जाती है। जैसे डीजे हो गया, ये जेट एयरवेज निकलते हैं या फैक्ट्री से सायरन बजते हैं, ये इनकी जो डेसिबल पावर है वो 90 से ज़्यादा होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये जितने भी रोग हैं ये सब जो है ध्वनि प्रदूषण से है। अब देख लो, चाहे बहरापन, अनिद्रा, सिरदर्द, बीपी का बढ़ना, हृदय की धड़कन में वृद्धि, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमना, ठीक है ना, क्रोध, चिड़चिड़ापन, जल्दी बुढ़ापा आना, एड्रिनल ग्लैंड से अत्यधिक स्राव हो जाना, संवेदनशीलता तंत्र का कमजोर होना, ये सब रोग ध्वनि प्रदूषण से। समझ में आ गया। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, धमनियों में जम जाता है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, धमनी अगर आप लोग सुनोगे ज़्यादा वही सुनोगे। इसलिए हमेशा तुम लोगों ने महसूस भी किया होगा, हम लोग जो है ईयरफोन लगाते हैं। जो ईयरफोन में हम लोग ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनते हैं तो एक समय बाद जो है दर्द करना शुरू कर देता है कान के अंदर, एक समय तक। तो ईयरफोन जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। सीधा अटैक, धमनी जो है सीधा अटैक आपके संवेदी तंत्र पर कर रही है,
तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। जितना भी आप लोग तुम लोग महसूस करके देख लो ना, एक छोटे बच्चे को मोबाइल दे दो आप लोग, मोबाइल में सारे रील देखते रहे तो चिड़चिड़ापन हो जाएगा उसके अंदर, क्रोध की भावना उसके अंदर पैदा होगी। मोबाइल छीन के देखो वो कपड़े वपड़े फाड़ना शुरू कर देगा। तो वो जो है वो प्रभाव सीधा ध्वनि प्रदूषण का तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है उसका, गुस्सा बढ़ रहा है उसका, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, रोना बढ़ रहा है, तो सीधा इसका असर पड़ता है ध्वनि का सीधा अपनी बॉडी के ऊपर। ऊपर से आपका बीपी का बढ़ जाता है। आप देखोगा आप लोग को स्वस्थ तो ज्यादा महसूस नहीं देते, लेकिन जब आपके घर में बुजुर्ग होंगे जब डीजे बजे तो दिल की धड़कन टक 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 है, तो दिमाग में तो एकदम सब लोग मर गया मैं तो आदमी बचने की जान। लेकिन जब हमारा शरीर में जो एक उम्र में जो है उस पर सीधा इफेक्ट करता है, तो उस इफेक्ट को वो आपकी बॉडी पे भी डाल रहा है। लेकिन आपको क्या अभी जवानी है तो आपको इस चीज का महसूस नहीं देते। तो हृदय की धड़कन का बढ़ना, बीपी का बढ़ जाना, ये सब ध्वनि प्रदूषण है। उसके बाद भूमि प्रदूषण, भूमि मृदा प्रदूषण जिसको आप बोलते हो, तो मृदा प्रदूषण में जो है जितने भी कचरा, प्लास्टिक का कचरा आप लोग देखते हो, सब मृदा को प्रदूषित करते हैं। मवेशियों का चरना, मवेशी चलेंगे तो पैरों से जो है भूमि को कुचलेंगे, गोबर करेंगे तो वो भी भूमि को प्रदूषित करता है। उद्योग में वृद्धि हो रही है, कीटनाशकों का हम लोग बहुत ज्यादा प्रयोग अपने खेतों में कर रहे हैं। भवन निर्माण, जंगल काट काट के खेतों की जमीन में बिल्डिंग बनने लग रही है, ये सब जो है भूमि प्रदूषित हो रही है। इससे पशु पक्षी और पादपों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो ये था आपका प्रदूषण। कितने होती है उनसे जो है अपने पृथ्वी पर जो जीव जंतु है वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो इससे ही प्रदूषण को रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहा जाता है, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव प्रदूषण में क्या होता है कि उसको जो सूर्य की किरणें निकलती है, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, उनमें जितनी ऊर्जा रहती है उतनी उसमें रहती है, वो प्रभावित करती है। दूसरा, जितने भी अपने यहाँ पे परमाणु आपके भट्टी है, रिएक्टर्स है, परमाणु हथियार बन रहे हैं, उनसे जो उनका जो ईंधन है, जैसे यूरेनियम हुआ, थोरियम हुआ, लिथियम हुआ, उनका जो क्या नाम जब चल रही है तो उससे जो किरणें निकल रही है वो हमारे प्रदूषण को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। अब इसमें जो है ये इनके अलावा ये किरणें जो है ये सबको प्रभावित कर रही है, जीव हो, जंतु, पादप, सबको प्रभावित करती है, मानव हो या कोई जानवर हो, सबको प्रभावित कर रही है। और उससे जो है कहाँ यूज हो रही है ये, एक तो जो सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली किरणें जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें, बाकी जो है चिकित्सा में उपयोग की जाए, कीमोथेरेपी होती है कैंसर में, तो कीमोथेरेपी में जो रेंज निकलती है वो नुकसानदेह हो जाता है। परमाणु भट्टी, नाभिकीय शस्त्रों का निर्माण, परमाणु बिजली घरों के निर्माण में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जितने भी रेंज निकलती है, पूरे के पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रही है। सबसे मेन चीज क्या है, ये जो है प्रभावित करता है, बाकी दुनिया सब चीज को प्रभावित कर रही है, लेकिन मुख्य रूप से हड्डियों का कैंसर, जिसको ल्यूकोमेनिया बोला जाता है, हड्डियों का कैंसर, इन किरणों से हड्डियों का कैंसर होता है। दूसरा, विकलांग शिशु जन्म लेते हैं। 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम फेंका गया था, और वहाँ आज तक अब जाकर वहाँ बालक ठीक होने लगे, नहीं तो कम से कम 30 से 35 साल तक जो है वहाँ विकलांग दौड़ रहा है, वहाँ बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वे जो रेंज निकल रही थी ना परमाणु से, वे जो नुकसानदेह थी कि वहाँ पर जो है आज तक भी जो है विकलांगता की स्थिति पैदा हो रही है। और एक प्रत्यक्षदर्शी था, उस प्रत्यक्षदर्शी ने एक दिन वीडियो देख रहा था, उसमें जब वो बम फट गया ना तो उसका जो गुबार निकला, धुआं जो निकला, वो इतनी तेज उसका टेम्परेचर था कि वो लोग भागते रहे तो उसको कवर करता रहा, और ऐसे जैसे उसने हाथ कुछ ना काला काला हो गया, तो सारी खाल उसकी उतर गई थी, है ना। तो इतना बुरा हाल था परमाणु का। इसलिए तो सभी जो है पूरी दुनिया जो है CTBT पर हस्ताक्षर करना चाह रही है। CTBT का हस्ताक्षर जो है परमाणु अप्रसार संधि है, लेकिन उसमें जो सबसे पहले जो सबसे बड़ा रोल जो निभा रहा है वो 5 अस्थायी कंट्री है यूएन में, वे लोग इस पर प्रतिबंध लगाना चाह रहे हैं, दूसरी दुनिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन वे लोग कर रहे हैं, अगर वे खुद लगा नहीं रही है, साइन नहीं कर रहे हैं, दूसरे पर साइन करने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक जो है अभी धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है कि परमाणु प्रसार जो परमाणु हथियारों पर नियंत्रण किया जाए। भारत में मैंने उस दिन बताया था 1974 में जो है पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, उसके सही 24 साल बाद 1998 में फिर जो है परमाणु परीक्षण किया, दुनिया को बता दिया कि हम भी परमाणु संपन्न देश है। और ये बात तय की थी उस समय 1998 में कि हमने ये दुनिया को दिखाने के लिए परमाणु परीक्षण किया है, आगे हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात उस समय तय की गई थी। उसके बाद प्रजनन क्षमता क्षीण हो जाती है, जो इस क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ पर जो है जहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज रहती है और जब प्रजनन क्षमता क्षीण होती है तो त्वचा पर घाव, जलन, आंखों का प्रभाव, आहार नाल का प्रभाव, ये सारी पूरी बॉडी पर प्रभाव पड़ता है अल्ट्रावायलेट
रेंज का। उसके बाद इसको कंट्रोल करने के लिए विश्व की एक संस्था यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई थी। तो इसने जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की स्थापना की 5 जून को, और 5 जून को जो है क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। एक सवाल तो आता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, नैरोबी में हुई थी, जो कि केन्या के अंदर है। चेरनोबिल, आप एक सवाल इसमें आता है, चेरनोबिल कहाँ, यूक्रेन के अंदर सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर्स है। और जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था ना, तो उसमें ये बात है कि चेरनोबिल पर कोई बम नहीं फेंकेगा, कोई मिसाइल नहीं फेंकेगा। अगर चेरनोबिल पर बम फेंक दिया ना, और चेरनोबिल जो है एक स्थान है चेरनोबिल जहाँ पर ये परमाणु रिएक्टर्स केंद्र है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर केंद्र है। अगर उस पर किसी मिसाइल्स को डाल दिया जाए ना, तो पूरा का पूरा यूरोप भस्म हो जाएगा। तो ये बात उस दिन तय हो गई थी जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था, कोई भी देश जो है इस पर मिसाइल नहीं दागेगा। रूस बार बार धमकी देता कि मैं चेरनोबिल को उड़ा दूंगा, अगर चेरनोबिल हो तो रूस भी नहीं बचेगा। तो रूस पे वो बैन है, आज पूरे देर 2 साल से युद्ध हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई भी मिसाइल नहीं दाग सकता। CFCl6 मैंने कल बताया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो कि आपके फ्रिज से निकलती है। जितने प्रशीतक हो जहाँ लोग ठंडे महसूस करते हैं, चाहे आपका फ्रिज हो चाहे आपके AC हो, CFCl6 है जो सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो है इस वातावरण को प्रभावित कर रही है। उस पर बैन लगाने की जो प्रणाली की थी, मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थापित था 1987 में, जो है विश्व जलवायु सम्मेलन होता है। एक सवाल ये भी होता है विश्व जलवायु सम्मेलन कब होता है, कहाँ होता है, हर साल होता है। तो हर साल के हमें अपडेट रहनी चाहिए। इस वर्ष 2025 में कहाँ होगा, 2024 में कहाँ होगा, 2026 में कहाँ होगा, ये चीज़ हमारे डाटा रहनी चाहिए। कुछ ऐसे डाटा है GS में स्टैटिक जाकर, जो कि आपके 3 साल के याद करने जरूरी है। वर्तमान में कहाँ है, पीछे कहाँ हुआ और आगे कब होगा। जैसे G7 की बैठक, G20 की बैठक, ब्रिक्स की बैठक, सार्क की बैठक, आसियान की बैठक, ठीक है ना, विश्व पर्यावरण सम्मेलन, विश्व पृथ्वी सम्मेलन, ये क्या है, ये चीज हमें रटनी है। जब स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे तब आप लोग इनको रटना पड़ेगा। और वर्तमान में कहाँ है, पीछे कहाँ होगा, आगे कब होगा। जितने भी स्पोर्ट्स की संस्थाएं है, चाहे आपके ICC का क्रिकेट की संबंधित हो, चाहे फुटबॉल संबंधित हो, कोई भी संस्था है, वो कहाँ पिछले साल वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, आपका कहाँ हो रहा है, आगे कब होगा। तो ये 3-4 डाटा हम लोग को हमेशा याद रखने चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल में 2005 में हुआ था, इसमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ये कुछ फुल फॉर्म आ जाती है प्रदूषण से संबंधित, ये भी हमें याद करनी है। पैराक्सीमेंटल नाइट्रेट बोला जाता है इसको, PM पोल्यूटेंट मैटर्स, SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, और PPM पार्ट्स पर मिलेनियम। ये हमें रटनी है, ये प्रदूषण से संबंधित है। एक सवाल इनमें से भी आता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये था प्रदूषण बोझ नहीं खत्म। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, तो जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही माना जाता है। और अरस्तु ने जो है शुरुआत में जब इसका वर्गीकरण किया, तो इसमें जो है 2 चीजों पर, एनाइका और इनाइका। एनाइका का मतलब क्या होता है, लाल रुधिर, जिनमें लाल रुधिर का अभाव रहता है, जिसमें ब्लड नहीं रहता, तो वे तो आते हैं एनाइका में। और जिसके अंदर लाल रुधिर होता है, ब्लड होता है, वो आता है इनाइका में। और लाल रुधिर जिसके अंदर नहीं होता, चाहे इसमें स्पंज और शैवाल हो, और ये सिलेंड्रेटा मोलस्का, घोड़ा इकाइनोडर्मेटा, ये संघ है। आगे जाके आप लोग पढ़ोगे एक चीज को कि इन संघ के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उनमें खून नहीं होता, उनमें लाल रुधिर नहीं होता। तो ये सारे के सारे आते हैं एनाइका के अंतर्गत। एनाइका के अंतर्गत आते हैं लाल रुधिर। लाल रुधिर जैसे मानव हो गया या पशु हो गया, पक्षी हो गया, इन सब के अंदर जिसके अंदर लाल रुधिर होगा भी आ जाएंगे एनाइका के अंदर। जरायुज उन्हें कहते हैं। एक सवाल आता है जरायुज किसे कहते हैं, जरायुज होते हैं जो जन्म देते हैं बच्चे को, ठीक है ना, और अंडायुज जो अंडे देते हैं। उसके बाद 1700 में एक जॉन रे हुआ, उसने सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। एक सवाल आता है कि अगर वर्गीकरण करने का प्रयास अगर किसी की बात है तो वो जॉन रे था। लेकिन 1735 में कैरोलस लिनियस, जिसको द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है ना, आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। तो उसके पुस्तक थी सिस्टम नेचुरल। सिस्टम नेचुरल में उसने जो है सभी जीवधारियों को जो है, चाहे वनस्पति हो चाहे जंतु हो, 2 भागों में बांटा, वंश और जाति के नाम से। वंश और जाति के नाम में, जैसे मानव है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस, तो होमोस का वंश होगा, सैपियंस इसकी जाति होगी।
1900 में क्या किया, संपूर्ण विश्व में एक बात तय की गई कि संपूर्ण विश्व में अगर यहाँ मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है तो अफ्रीका के मानव को भी होमो सेपियंस कहा जाएगा। कि अगर कोई जाति दुनिया में कहीं भी है तो उसका एक ही नाम होगा। अगर हमारे यहाँ एक मेंढक है तो अमेरिका में भी उसे मेंढक ही कहा जाएगा। ये बात कब तय हुई, 1901 में। 1961 में जो है संशोधन हुआ और उसमें क्या बात की गई कि जो पहला नाम है वंश का वो हमेशा बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा और जो जाति है वो हमेशा छोटे अक्षरों में लिखी जाएगी। ये बात कब हुई, 1961। उसके बाद प्राणी जगत को मोटे से रूप में दो भागों में बांटा गया। पहला प्रोटिस्टा, दूसरा मेटाजोआ। प्रोटिस्टा को जो है प्रोटोजोआ भी कहा जाता है, यह एक कोशिकीय होता है, और मेटाजोआ बहुकोशिकीय होता है। एक कोश का मतलब पूरी की पूरी बॉडी एक सेल्स के अंतर्गत होती है, एक कोशिकीय की। जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये क्या सब ये एक कोशिकीय है। अगर एक बात है तो प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा एक बात है, क्योंकि प्रोटिस्टा जो है दो भाग प्रोटोस और जून इनसे मिलकर बना है। प्रोटोस मींस फर्स्ट और जून मींस एनिमल, यानी जो सर्वप्रथम जानवर जीव जो है अगर संसार में दुनिया में आए हैं वे प्रोटोजोआ ही थे। सबसे पुराना जो जीव है ना वो नील हरित शैवाल ही है। शैवाल जो है सबसे पुराना जीव है, तो इसलिए जो है इनको जो है फर्स्ट एनिमल भी इनको कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया था गोल्ड फर्स्ट ने किया था 1820 में। 30,000 जाति है इसकी, और ये एक कोशिकीय, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इसको, ये हमेशा एक कोशिकीय है। और जो मेटाजोआ के जितने भी जीव है, जितने वर्ग है, सब दो कोशिकीय है। एक सवाल आता है कि जो एक कोशिकीय होते हैं या प्रोटिस्टा के वर्ग के प्रोटोजोआ के होते हैं, वे कैसे जीव होते हैं? स्वतंत्र जीवी, सहजीवी, परजीवी, तो सभी है ये। स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं, परजीवी और सहभोजी भी होते हैं। तो उसमें विकल्प आपको उपयुक्त सभी लगाना पड़ेगा। ये सवाल परीक्षा में आता है। ऑर्गन्स इसके अंदर नहीं होते क्योंकि पूरी बॉडी ही अपने आप में एक ऑर्गन होती है इसकी। अगर कहते हैं कि इसके अंदर आंख, नाक, कान ये चीज नहीं होते, क्या पूरी बॉडी जो है इनकी अपने आप में ऑर्गन्स होती है, अंग उसको कहा जाता है। प्रचलन कूटपाद सरकते हैं, बस हाथ पैर कुछ नहीं होते, केवल सरकते हैं, तैरते हैं। जैसे शैवाल आप लोग देखा ही होगा, तो ये केवल तैरते हैं। श्वसन तंत्र बाहरी सतह में स्थित होते हैं। एक सवाल आता है कि प्रोटोजोआ के अंदर श्वसन तंत्र कहाँ होते हैं, आंतरिक होते हैं या बाह्य होते हैं? तो बाह्य सतह जो है वहां पे तंत्रिका जो है श्वसन तंत्र होते हैं। इनका जो पूरा बॉडी होती है नग्न अवस्था में होती है वो कोलिकल द्वारा ढकी रहती है। और अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इसके उदाहरण है, किसके? प्रोटोजोआ। क्लियर? एक प्रोटोजोआ, बाकी जितना भी जंतु विज्ञान है वो मेटाजोआ के अंतर्गत आता है। एक सवाल आता है निम्नलिखित में ये जीव किस संघ का प्राणी है, या प्रोटोजोआ संघ का प्राणी का उदाहरण दीजिए। तो प्रोटोजोआ संघ का प्राणी का उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ये तीन चीज ध्यान रखना। बाकी जितना भी पूरा जंतु विज्ञान है ना वो सब मेटाजोआ के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना इस चीज का, ये सवाल भी इसमें से निकल कर आ रहा है।